आज हम बात करेंगे तुर्की में नोटरी पब्लिक की 6 अहम खिदमात कौन कौन सी हैं और प्रॉपर्टी के मुतल्लिक आप कौन सी खिदमात नोटरी पब्लिक से ले सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किसी भी किस्म के फ्रॉड से बचने के लिए नोटरी पब्लिक की कौन सी खिदमत आपको लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में नोटरी पब्लिक की 6 अहम खिदमात कौन कौन सी हैं। जी कलीमुल्लाह, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल टॉपिक है। और ऐसे लोगों के लिए जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या टर्की में बिज़नेस करना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक लेकर आए हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। देखें, आप जब भी टर्की में कोई भी बिज़नेस करते हैं या आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो लीगल प्रोटेक्शन जो होती है आपकी बहुत अहम होती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब है कि आप रिस्क पे होंगे। और लीगल प्रोटेक्शन का आपकी और आपकी इन्वेस्टमेंट का, आप चाहे बिजनेस में कर रहे हैं, आप चाहे प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, सबसे अहम अदारा जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से या बिजनेस के हवाले से नोटरी पब्लिक है। नोटरी पब्लिक जो गवर्नमेंट की तरफ से, आप ये कह लें कि एक पब्लिकली अपॉइंटेड ऑफिशियल होता है जो इस सारे मामलात को देखता है। तो यहाँ हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो 6 किस्म की नोटरी पब्लिक डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बहुत से हमारे लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन सी 6 किस्म की सर्विसेज हैं जो नोटरी पब्लिक प्रोवाइड करता है और हम कौन सी सर्विस उनसे ले सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए हमने ये वीडियो लेकर आए हैं। कमेंट आप ज़रूर किया करें ताकि कलीमुल्लाह सेटिस्फाइड रहे और ये अच्छे से अच्छे जो है आपके लिए टॉपिक लेकर आता रहे। जरूर सर। सबसे पहली जो सर्विस आप ये देखें नोटरी पब्लिक प्रोवाइड करता है, ये ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। आपने किसी भी लैंग्वेज में आपके डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, मसलन पासपोर्ट है आपका, पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज में हो सकता है, इंडियन हो सकता है, श्रीलंकन हो सकता है, मलेशियन हो सकता है, इंडोनेशियन हो सकता है, या फिर जर्मन, इटालियन, यूरोप की कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। किसी भी लैंग्वेज में आपका पासपोर्ट है या आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो नोटरी पब्लिक उसकी ट्रांसलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ट्रांसलेशन करने के बाद उसको प्रॉपर अटेस्ट भी करता है। वही ट्रांसलेशन जो होती है ऑफिशियली आपके पूरे टर्की में हर जगह पर एक्सेप्टेड होती है। तो जो नोटरी पब्लिक है सबसे पहले ये किसी भी लैंग्वेज से टर्किश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नंबर वन, आपको कहीं पर भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल अटेस्टेड ट्रांसलेशन जो है नोटरी पब्लिक से आपको मिलेगी। नंबर टू क्या है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आप उनकी अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं, कोई भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनकी कॉपी अटेस्ट करवाना चाहते हैं, पासपोर्ट की ट्रांसलेशन करवाने के बाद उसको अटेस्ट करवाना चाहते हैं, जहां पर भी आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है तो अटेस्टेशन का काम जो है वो नोटरी पब्लिक ही करता है। जो ऑल ओवर द टर्की हर जगह पर इनकी अटेस्टेशन जो है ऑफिशियल एक्सेप्टेड होती है। और इसके बाद जो आ जाता है तीसरी सर्विस, अगर आप किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, किसी भी फिजिकल पर्सन को, आप बिजनेस के हवाले से या अपने लॉयर को आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, या किसी भी बंदे को जो आपकी बिजनेस प्रोसेसिंग है या प्रॉपर्टी बाइंग है या इन्वेस्टमेंट को लुक आफ्टर करने के लिए आप जो पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, उसको भी ये पावर ऑफ अटॉर्नी लिखना और उसका आगे सारा प्रोसेस करना, ये पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से नोटरी पब्लिक ही उसको लिखता है, डिज़ाइन करता है और आगे असाइन करता है। उसके बाद ये आ जाता है, ये कंप्यूटर में ऑनलाइन होता है, सारा काम रजिस्टर्ड होता है और वो कहीं से भी इसको चेक कर सकते हैं। सारा नोटरी पब्लिक का जितना भी काम है ऑल ओवर द टर्की ये ऑनलाइन हो रहा होता है। जो भी डॉक्यूमेंट अटैच्ड होता है उसको एक ऑनलाइन नंबर दिया जाता है, उसकी स्कैन कॉपी पूरे सिस्टम में अवेलेबल होती है और वो पूरे टर्की में हर जगह पर अवेलेबल है। जहाँ पर भी आप नोटरी में जाते हैं तो वो उस नंबर को डालते हैं, सिस्टम में चेक कर लेते हैं कि ये वाकया ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और इसकी स्कैन कॉपी अवेलेबल है और इसे इस्तांबुल से इस नोटरी पब्लिक ने इसको अटेस्ट किया था। तो इसलिए ये जो एक पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, डाटा मैनेजमेंट का सिस्टम है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद आ जाता है कि आपने जो भी प्री सेल एग्रीमेंट करना होता है, यानी सेल एग्रीमेंट करना होता है, उस सेल एग्रीमेंट को जो है डिज़ाइन करके वो लिखना और उसकी अटेस्टेशन करना, ये काम भी नोटरी पब्लिक का होता है।
आप अगर किसी से घर लेना चाह रहे हैं, आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से आप लेना चाह रहे हैं अपार्टमेंट, तो ये जो है वो प्री सेल यानी सेल एग्रीमेंट लिखते हैं और आपका दोनों पार्टियों के दरमियान जो टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हुई हैं आप इनको बताते हैं। उस पर सेल एग्रीमेंट लिख के आपके और आपकी जो सेलर है और बायर है उनके दरमियान जो टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाइड हुई हैं वो लिखी जाएंगी और उनको बाद में अटेस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से आप लीगली प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो जितने भी हमारे भाई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं टर्की में, उनको नोटरी पब्लिक से ये सेल एग्रीमेंट ज़रूर लिखवाना चाहिए। इसकी 1% वो फ़ी चार्ज करता है, लेकिन आपका जो भी काम होता है ऑफिशियल होता है और आपकी इन्वेस्टमेंट को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचता। जो 2 नंबर कंपनीज हैं, जो फ्रॉड कंपनीज हैं, जो स्कैमर्स हैं, वो हमेशा से अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं आप क्यों खर्चा कर रहे हैं, 1% आप क्यों दे रहे हैं, आपका ये एक्स्ट्रा खर्चा है, आप रहने दें, हम आपको एग्रीमेंट बना के देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। उससे क्या होगा, वो जो आपका वो डॉक्यूमेंट बना के देंगे उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। लीगली अदालतों में या हर जगह पर, अल्लाह ना करे कल को अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होता है, तो एक्सेप्टेबल जो डॉक्यूमेंट है वो नोटरी पब्लिक का जो डॉक्यूमेंट है वही एक्सेप्ट होता है, वही लीगल कंसिडर किया जाता है। तो उसके बाद आ जाता है कि पांचवा जो है कि आपने जब घर ख़रीद लिया है तो यूटिलिटीज़ वगैरह के लिए जो आपने एप्लीकेशन देना है कि मैंने गैस पानी बिजली के जो, तो वो सारे मामला तो यूटिलिटीज़ के जितने भी कनेक्शन से मुतल्लिक़ है या प्रॉब्लम्स हैं वो सारे नोटरी पब्लिक हैंडल करता है। उसके बाद एप्लीकेशन वगैरह को, और उसके बाद अगर आप कंपनी बनाते हैं और आप बिज़नेस एग्रीमेंट करते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैं या इसी तरह से सेल परचेज से मतलब कोई एग्रीमेंट्स हैं, तो बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो साइन करना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट और उनको अटैच करना, वो भी सारा नोटरी पब्लिक में होता है। तो ये 6 मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कहा ट्रांसलेशन की सर्विसेज, दूसरा हमने कहा अटेस्टेशन की सर्विसेज, तीसरा कहा पावर ऑफ अटार्नी देने की सर्विसेज, चौथा कहा कि इसी तरह से प्री सेल या सेल एग्रीमेंट जो होता है वो लिखना और उसको अटैच करना। उसके बाद जो यूटिलिटीज़ हैं आपकी पानी बिजली गैस वगैरह की, उसकी एप्लीकेशंस प्रोसेस करना ये, और उसके साथ साथ आ जाता है बिज़नेस एग्रीमेंट्स जो है वो आपके लिखना और उसको अटैच करना। तो ये सारा काम जो है नोटरी पब्लिक में होता है। 6 मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज नोटरी पब्लिक आपको देता है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से बताया। सर मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि किसी भी किस्म के फ्रॉड से बचने के लिए नोटरी पब्लिक की कौन सी सर्विस लेनी चाहिए? जी कलीमुल्लाह, देखें जब आप प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तो इसमें 2 तरह के मामला आते हैं। जी सर। अगर एक तो ये है कि आपने इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी ली है, तो ऐसी सूरत में आपको सेल एग्रीमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ लाजमी करना चाहिए। जी सर। सेल एग्रीमेंट को लिखना चाहिए और उसके बाद नोटरी से उसको अटैच करवाना चाहिए। सही होगा जो सर। कंस्ट्रक्शन कंपनी आपके साथ सेल एग्रीमेंट लिख के उसको नोटरी से अटैच नहीं करवाती, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी लीगल नहीं है या ऑथोराइज नहीं है या उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। जी सर, ठीक तो हो इसका गया। मतलब ये होता है कि वो कंपनी इसको अवॉइड कर रही है, या तो उसके मामला तो वो यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सीधे लफ्जों में रिस्क पे है। सही हो गया सर, बिल्कुल ठीक। इसलिए आपको सेल एग्रीमेंट हमेशा कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ लिखने के बाद उसको नोटिस से अटैच करवाना चाहिए, ये लाजमी है। जी सर, बिल्कुल ठीक। इसमें आपने देखा कि बहुत से लोग जो है इलीगल कंस्ट्रक्टेड जो होती हैं प्रोजेक्ट्स वो आ जाते हैं। उसके साथ साथ जो है ये आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रोजेक्ट है या बाय ऑफ प्लान आप ले रहे हैं, या अभी प्रोजेक्ट में बिल्डिंग जो है अभी उसका समझ लें कि आधी कंस्ट्रक्शन हुई है, आधी आपको साल या 2 साल बाद डिलीवरी दी जाएगी, लेकिन आपसे कुछ डाउन पेमेंट ले ली गई है 30%, बाकी इंस्टॉलमेंट में आपने देनी है। तो ऐसी सूरत में सेल एग्रीमेंट नोटरी से अटैच करवाना है आपने। ये सिर्फ कंपनी के लेटर हेड पे लिख के या उन्हीं का अपना स्टैंप करके आपने एक्सेप्ट नहीं करना। जी सर, बिल्कुल ठीक तो है। ये जो सेल एग्रीमेंट की सर्विसेज, अगर आप पुराना घर ले रहे हैं तो उसमें भी आपकी जो बायर और सेलर के दरमियान टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हुई हैं, जी सर। वो भी आप अगर प्री सेल एग्रीमेंट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें ये होता है कि वो आपकी एक फर्स्ट लाइन ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। अगर कल को वो बंदा कहता है कि भाई मैंने ये घर नहीं देना था, ये देना था, तो उसमें एड्रेस भी मेंशन होता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं और किस तरह की आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हुई हैं। जी सर। तो वो आपका एक डबल सिक्योरिटी मेजर आ जाता है। तो इसलिए समटाइम ये अभी स्कैम हो रहा है इस्तांबुल में या मुख्तलिफ शहरों में कि वो प्रॉपर्टी आपको दिखाते और हैं
वो कहते हैं कि ये हम आपको दे रहे हैं इतने में, 1 लाख टर्किश लीरा में। जी सर। आप बड़े खुश होते हैं यार इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मुझे 1 लाख में मिल रही है फॉर एग्जाम्पल। तो वो आपको टापू जब आपके नाम ट्रांसफर होता है तो आपको पता चलता है भाई ये तो बेसमेंट में इन्होंने मुझे घर दे दिया, दिखाया मुझे सेकंड फ्लोर पे था, दे बेसमेंट। दे अब बेसमेंट में है या ग्राउंड फ्लोर में दे दिया। तो वो इस घर का साइज भी छोटा है और इस तरह से, या सेम साइज है लेकिन उसका वो लोकेशन का फर्क है कि ऊपर और नीचे का फर्क है। सही हो वो गया थर्ड सर। फ्लोर पे था, ये जो है बेसमेंट में है। तो अब आपने पेमेंट भी दे दी हुई है और उन्होंने उसके बदले में आपको एक चीज़ भी दे दी है। इसका वही एग्जांपल ले लें कि आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप पैसे भेज देते हैं और आपके घर जब चीज़ आती है ऑनलाइन बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। ऐसा ही है तो सर, बिल्कुल। ऐसा तो कलीमुल्लाह के मेरे साथ साथ। तो हो चुका है सर। तो जब आप उसे रैपिंग अनरैप करते हैं खोलते हैं तो आपको पता चलता है वो यार ये तो इतनी खूबसूरत थी इतनी अच्छी थी लेकिन ये दिखने में थी अच्छी, अब मुझे मिली है तो ये, तो आप कानों को हाथ लगाते हैं कि दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ आपकी बात सर। तो इसीलिए आपको ये दिखाया कुछ और जाता है और दिया कुछ और जाता है। तो हमारे बहुत से भाई ओवर स्मार्ट बनते हैं, ऐसा ही है वो सर। ये कोशिश करते हैं कि हम खुद ही जाकर खरीद लेंगे घर, हम देखेंगे, हम जाके देख के खरीदेंगे हर हवाले से। तो क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं आती, ये स्कैम टर्किश लोगों के साथ हो रहा है। अब अगर टर्किश लोगों के साथ ये स्कैम हो रहा है कि उनको दिखाया कुछ जा रहा है और बेचा कुछ जा रहा है, तो फिर हम क्यों कहते हैं कि आप एक प्रॉपर जो ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी डीलर है उसको लें साथ, आप एक लॉयर को साथ लें और एक प्रॉपर टीम के ज़रिए आप बाइंग करें। क्योंकि उनको इलाके का पता है, उनको हर चीज़ का पता है। फिर वो जब उसके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो डॉक्यूमेंट पे हर चीज़ जो लिखी हुई है वो मेंशन होती है, एड्रेस वगैरह हर चीज़। और वो आपको कोई भी बंदा जो है ना वो इस तरह से फ्रॉड में स्कैम करके फंसा नहीं सकता। जी सर, बिल्कुल जब ठीक। आप टीम के जरिए काम करते हैं तो टीम में एक बंदा दो बंदा, अगर एक बंदा कोई गलती कर रहा है तो दूसरे बंदे जो है ना वो उसको कहते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इस तरह से नहीं ऐसे कर लो, तो आप मैनेज हो जाते हैं। लेकिन जब आप अकेले कर रहे होते हैं ना तो वो उसमें आप कहीं ना कहीं पे कोई लूप होल या कहीं ना कहीं पे आप जो होता है ना ऐसा कोई गैप छोड़ देते हैं जिसका फ़ायदा जो है सेलर उठाता है और वो आपको बेवकूफ़ बना देता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। और बाद में पेमेंट रिकवरी वो एक बहुत बड़ा इशू है। बाद में तो भूल जाए, बाद में तो फिर बंदे के पास इतना टाइम भी नहीं होता और इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो फिर कानूनी जंगें लड़ता फिरे। तो इसलिए जो करना है आपने समझ लें कि आप जब शादी करने से पहले ही आपने दुल्हन को पसंद भी करना है, उसके सारे मामला देखने हैं। ये नहीं कि आप सुहागरात के बाद आप कह रहे हैं कि ये बीवी मुझे पसंद नहीं है, जी ऐसा सर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं ठीक होता। हो गया। जब शादी हो जाती है तो फिर निभाना पड़ती है और ये हमारे मुआशरे के अंदर बहुत अहम है। इसी तरह घर है, अगर आपने घर लेने से पहले सब कुछ देखना है, ये ना आपको कुछ और दिखाया जाए और दे कुछ और दिया जाए और बाद में आप पछताते रह जाए। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी के हवाले से नोटरी पब्लिक की और कौन कौन सी खिदमत ली जा सकती हैं? जी, प्रॉपर्टी में जो सबसे अहम उनकी खिदमत है वो आप प्री सेल एग्रीमेंट है जी ये सर। करना, और डॉक्यूमेंटेशन की जो अटेस्टेशन करना होता है ये आ जाता है। और उसके बाद आपने कोई ट्रांसलेशन वगैरह का काम है तो ये आप उनसे ले सकते हैं। तो जो सबसे अहम प्रॉपर्टी के हवाले से है सेल एग्रीमेंट को जो है अटैच करना और साइन करना, ये उनका काम। बाकी जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ जो आ जाता है प्रॉपर्टी का वो अलहदा से टापू की वेरिफिकेशन करना उनका काम है। और आगे जो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रॉपर्टी में होता है, वो अलहदा से है सारा। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। इससे सर मैं एक बात को समझा हूँ कि अगर आपको कोई भी बंदा डॉक्यूमेंट्स देता है तो आप नोटरी से जाके ट्रांसलेट करवा लें और उसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ लें, ताकि बंदे को पता चल जाए कि ये जो मैं चाह रहा हूँ वही है कि कुछ और है। देखिए टापू तो दोनों लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में भी है और टर्किश में भी होता है। लेकिन उसमें मसला ये आ जाता है कि कोई भी बंदा अपना टापू आपको देगा कैसे, वो नहीं देता, वो आपको सिर्फ दिखाते हैं। और उसमें देखकर भी बहुत सी चीज़ें आपको बाद में समझ नहीं आती हैं, क्योंकि आप जो है उसका सरसरी देख रहे होते हैं कि नाम उसका क्या है किस तरह से है। और फिर वो बहुत सी चीज़ें जो हैं आप जो एक प्रोफेशनल एक बंदा है जी वो सर। जितना बारीकी से समझ सकता है। मैंने बताया ना कि सेम बिल्डिंग है, सेम एड्रेस है। अब आपको तो पता नहीं उसके एरिया के बारे में, उस पे जो लिखा हुआ है वही है ना। अब उस पे फ्लोर लिखा हुआ है, उसमें हर चीज़ जो एग्जैक्ट। एक तो ये टाइप है, दूसरा ये फेक भी तो होता है ना टापू। अब वो जो फेक टापू है, 2 नंबर टापू है, वो भी तो हो सकता है, उसकी वेरिफिकेशन पहले करवाना होती है डायरेक्टरेट जो है प्रॉपर्टी का उससे।
तो वो प्रॉपर्टी के इमला का अदारा उसको बोलते हैं, वो इमला के अदारा से उसकी वेरिफिकेशन है कि भाई ये 1 नंबर है टापू या 2 नंबर है, तुम्हें दिखाया कुछ और गया है, दे कुछ और दो रहे हैं। कुछ और दिया है। मसलन आपको जब शुरू में उन्होंने टापू दिखाया तो आपको कुछ और दिखा दिया, आपको वही प्रॉपर्टी के हिसाब से ही आपको दिखा दिया, लेकिन जब ट्रांसफ़र करना था तो वो दूसरे के ज़रिए कर दिया। बहुत सी चीज़ें हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये मतलब इतना ही आसान होता तो मतलब बहुत से लोग कर तो लेते। सबसे बेहतर यही है कि सर्विस दे के, चार्जेस दे के ही वो ले लो। आप जो होता है ना, मसलन सर्विस में भी तो ये है कि बहुत से एजेंट भी तो मिले होते हैं ना, वो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत से लोकल टर्किश लोग मिलकर एक टीम वर्क में लूट रहे हैं ना। जी सर। अब सपोज आप या मैं, हम तो एक बिजनेसमैन, हम प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी डीलर होते तो हम उनकी टीम का एक हिस्सा होते, उनको एक्सपोज तो ना कर रहे होते। बिल्कुल सर, ऐसा तो ही है। इसी तरह से वो अपनी टीम में जो होते हैं ना, जो लोग, वो 90%, 80%, 90% फ्रॉड ही हैं, वो मिलकर वो सारा स्कैम करते हैं, क्योंकि ये अकेले बंदे का काम नहीं होता, सही हो गया ये सर, जॉइंट बिल्कुल। वेंचर है। इसमें भी थोड़ा सा काम आपको भी करना होता है कि आप भी प्रॉपर्टी को हर तरह से वेरीफाई करें, आप भी थोड़ा सा स्लोली डिसीजन लें, इतने फास्ट ना लें। और फिर जो 10-15 लोग हैं उनमें से आपने देखना है कि जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है, उसकी रेपुटेशन है, और फिर वो मामलात को जितना शफाफ तरीके से लेके चल रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको सर्विस दे रहा है, वही बंदा ठीक हो सकता है। कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ ना करें। जहाँ पर आकर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं कि आपका दिल और दिमाग कुछ और कह रहा है, लेकिन आप उस बंदे की बातों में आकर अपना जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको छोड़कर दूसरी लाइन अडॉप्ट कर लेते हैं, वहीं से फ्रॉड का सिलसिला शुरू हो जाता है। लालच में नहीं पड़ना, जी सर, क्योंकि बिल्कुल ठीक लालच है। वो ये इस चीज़ का लालच कि ये 2 कमरों का फ्लैट मुझे इतना सस्ते में मिल रहा है, वेबसाइट में इसने लिखा हुआ है, ये किसी और को तो मिल ही नहीं सकता। तो जब बंदा लालच में आता है, वो कहता है यार सस्ती चीज़ है, मुझे मिल रही है, मैं किसी को ना बताऊँ, फौरी तौर पर इसको ख़रीद लूँ। तो वो भी कहता है भाई ये आज ही का दिन है, ये अगर ख़रीदना है तो कल तो 10 लोगों ने मुझे कॉलें की है, इसको ख़रीदने वाले सुबह से शाम तक आ रहे हैं, लेना है तो अभी ले लो, हो सकता है कल तक ये सेल हो जाए। तो जब आप लालच में आकर कोई भी फैसला करोगे, तो लालच आपको, वो कहते हैं ना कि लालची की मौत गप्पी के गप्पी के हाथों, हाथों। तो वो तब फिर नुकसान उठाता है बंदा। मुझे तो सर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ऑनलाइन चीजें खरीदी और आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ। वहां पे लिखा होता है कि 2 ही पीस बाकी रह गए हैं तो इसको जल्दी जल्दी खरीद लो, और वो सस्ते भी बड़े मिल रहे होते तो मैंने खरीद लेता था तो मेरे साथ ऐसे होता था। जी मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी तफसील से गाइड किया, जी, जिससे वेलकम। हमारे भाइयों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इंशाल्लाह। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। 1 या 2 कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारी रहनुमाई होती है और हमें हौसला मिलता है। इसी के साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि ये हमारा चैनल नहीं है, ये आपका भी चैनल है और हम सब एक टीम है। इंशाल्लाह। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।